नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और हमने महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जिसका नाम है पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो उनका विलय क्या उनका इतिहास रहा है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत 1947 ईस्वी में अंग्रेज से आज़ाद हुआ। ब्रिटिश दासता से भारत को जो है मुक्ति मिली कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब ब्रिटिश दासता से भारत को मुक्ति मिल गई थी, तो क्या आपको पता है कि पूरे भारत के और भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनके ऊपर ब्रिटिश के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय शक्तियों का जो है आधिपत्य था, जैसा कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी। क्योंकि जब यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन शुरू हुआ था तो कई यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे शुरू में। ठीक है, जिसमें प्रमुखता के साथ भारत में जो टिकी रह सकी और जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने में सफल हुई वो था ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य शक्तियां कमजोर थी। हाँ, ये अलग बात है कि शस्त्र शक्ति की बात करें, कूटनीति की अगर बात करें तो इन मोर्चों पे अन्य यूरोपीय शक्तियां जो हैं वो ब्रिटिश शक्ति के सामने जो है भारत के अंदर कमजोर पड़ गई। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का जो शासन था वो बना हुआ था, उनका अधिकार बना हुआ था। तो उसी में से आज जो मुख्य रूप से एक आज हम पांडिचेरी की बात कर रहे हैं, फिर अगले सेशन में हम गोवा पे भी बात करेंगे और बहुत ही विस्तार से इसके इतिहास को जानेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी यह आज़ाद नहीं था। ठीक है ना, इस पे इन क्षेत्रों पे जैसे पांडिचेरी पे, गोवा पे, दमन द्वीप पे, ठीक है ना, इन क्षेत्रों पे अभी भी जो है वो अधिकार था यूरोपीय शक्तियों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का। तो आज हम पुदुचेरी, पांडिचेरी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख रहे होंगे, ये लोकेशन है आपके पुदुचेरी का। ठीक है, पुदुचेरी, ठीक, ये देख रहे हैं। तो ये क्या है? पुदुचेरी जो है यह मेन प्रशासनिक पार्ट था, ये मुख्य भाग था। ठीक है, यह क्या था? मुख्य भाग था पुदुचेरी का। लेकिन इसके अंदर अन्य क्षेत्र भी आते थे। ठीक है, एक ये लोकेशन आप देख रहे हैं कराईकल का, एक ये यनम, एक इस साइड पश्चिमी तट पे माहे, ठीक है, और एक बंगाल में जो है ऊपर यहाँ पे एक था चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर, तो ये बंगाल में था, बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी बहुत ही विस्तार से एक एक चीजों को हम जानने वाले हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई लोकेशन होता है, मान लो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, या मान लो कि राजस्थान है, या मान लो कि भारतीय राज्य अगर हम बिहार की बात करें, तो उसका लोकेशन क्या है कि वो एक जगह पे सेपरेट है। ठीक है, उसकी एक सीमा है, मान लेते हैं कि यह बिहार है। ठीक है, तो एक क्षेत्र विशेष में ये फैला हुआ है, इसका अस्तित्व है बिहार का। ठीक है, लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आप यहाँ गौर कीजिए कि पुदुचेरी, हम बात कर रहे हैं पुदुचेरी की। ठीक है, लेकिन पुदुचेरी में जो अन्य स्थल जहाँ जिसका प्रशासन यहाँ पुदुचेरी से होता था, मतलब ये कि पुदुचेरी जो मुख्य केंद्र था तो अलग अलग क्षेत्र भी थे, जैसे पूर्वी तट के क्षेत्र भी थे। ठीक है, ये पूर्वी कोरोमंडल का यह क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र को पूर्वी कोरोमंडल का तट बोला जाता है और इस क्षेत्र को मालाबार का तट बोला जाता है। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात है कि पूर्वी तट पे भी पांडिचेरी के अंदर आने वाले क्षेत्र हैं, जैसे कराईकल और यनम, और पश्चिमी तट पे भी दूसरे साइड भी केरल के पास जो है यहाँ पे भी पांडिचेरी से प्रशासन चलाए जाने वाला स्थल माहे आपको दिख रहा है दोस्तों। तो ये लोकेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज को जानने का कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से क्या होता है दोस्तों कि कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह इतिहास से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वर्तमान भारत के भूगोल से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो पांडिचेरी जो भारत में है, तो इसके लिए जो संवैधानिक संशोधन आदि किए गए, तो इस दृष्टि से यह पॉलिटी से भी जुड़ जाता है।
तो इसके डायरेक्ट अगर हम जुड़ाव की बात करें और परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाने की अगर हम संभावना की बात करें, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह टॉपिक जो है यह आपके इतिहास से भी जुड़ता है, राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही यह भारत के भूगोल से भी जुड़ता है और इसके साथ ही यह भारत की पॉलिटी राज व्यवस्था से भी जुड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए बारीकी से एक एक चीजों पे चर्चा करते हैं। हमने अभी चर्चा किया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, लेकिन अब भी विदेशी सत्ता के दो अवशेष भारत में थे। वो कौन थे? एक पांडिचेरी जिसपे फ्रांसीसी कब्जा था और एक गोवा जिस पर पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है ना। ये दो क्षेत्र ऐसे थे जब अंग्रेज भारत आए, जब यूरोपीय शक्तियां भारत आई, तो सब आपस में एक दूसरे से इनके बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, ठीक है। तो इस प्रतिद्वंदिता में ये फ्रांसीसी कंपनी जो थी और ये पुर्तगाली कंपनी जो थी, ये छोटे पड़ गए, कमजोर पड़ गए और इनका अधिकार क्षेत्र पांडिचेरी तक ही सीमित रह गया दोस्तों। पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ गोवा तक ही सीमित रह गया दोस्तों, ठीक है ना। तो यही गौर करने वाली बात है। और जो भारत गुलाम हुआ तो बड़े व्यापक क्षेत्र पे जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी लिए जो है, चूंकि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ चुके हैं, बहुत ही विस्तार से सब कुछ पढ़े हैं, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़े हैं। अब हम देसी राज्यों के बारे में भी एक सेपरेट सेशन लेकर के आएंगे कि देसी भारत में जो जितने भी देसी रियासतें थी तो उनका जो भारत के अंदर विलय किया गया, किस तरीके से किया गया, उन सब पे हम बहुत ही विस्तार से एक अगले सेशन में सेपरेटली उसको जानेंगे, ठीक है। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये दो ऐसे क्षेत्र थे, वो तो चूंकि देसी रियासत थे तो उस पर नज़र तो सबकी थी, ठीक है, कि भारत के अंदर जो भारत का क्षेत्रफल था उसमें कुछ क्षेत्र थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आते थे, ब्रिटिश भारत के अंदर आते थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो देसी रियासतों के अंदर थे और देसी रियासत वहाँ के राजा, वहाँ के शासकों के द्वारा वहाँ पे शासन प्रशासन का कार्य किया जाता था। लेकिन दो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ, एक फ्रांसीसी और एक पुर्तगाली, इनका कब्जा अभी भी इन दो क्षेत्रों पे भारत में था, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से भी यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांडिचेरी पे, अपने को फोकस करते हैं, आज के सेशन को फोकस करते हैं, ठीक है। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र में रहे बस्तियों का जो है एक भाग था, ठीक है। और इसका जैसा कि अभी हमने मैप में देखा है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट, यहाँ पे पूर्वी तट में भी यनम को आप देख सकते हैं, कराईकल को देख सकते हैं, और इधर पश्चिमी तट पे जो है माहे को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? यह अभी भी पांडिचेरी के प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। उस समय भी आते थे। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांसीसियों का जो अधिकार क्षेत्र था वह पांडिचेरी, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों तरफ जो है फैला हुआ था दोस्तों। पूर्वी तट पे भी और पश्चिमी तट पे भी जो है यह क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है। उसमें एक क्षेत्र कारिकल जो तमिलनाडु तट पर स्थित है, माहे केरल के मालाबार तट पर स्थित है, यनम आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट पर स्थित है, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में हुगली जिला के पास में इसकी अवस्थिति है, ठीक है। अब देखिए, गौर यह करना है कि यहाँ से परीक्षा में सवाल कैसे बन सकते हैं कि अब ये अलग अलग तट के पास में इसकी अवस्थिति है, तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कारिकल की अवस्थिति तो तमिलनाडु का तट, माहे की अवस्थिति तो केरल का तट, यनम की अवस्थिति तो आंध्र प्रदेश का गोदावरी तट, चंद्रनगर की अगर बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में हुगली तट के पास है, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तटों पे स्थित अलग अलग जो ये क्षेत्र हैं, इनका शासन प्रशासन मुख्य रूप से पुदुचेरी से ही जो है चलाया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब पांडिचेरी के अंदर जो है कारिकल, माहे, यनम और चंद्रनगर आते थे, ठीक है। चंद्रनगर भी उपनिवेश था, चंद्रनगर एक सेपरेट जगह था जिसपे फ्रांसीसी कब्जा था।
तो चंद्रनगर को जो है पहले ही जनमत संग्रह के द्वारा, यह आप बंगाल का लोकेशन देख सकते हैं, ये चंद्रनगर का लोकेशन है, यह जो है चंद्रनगर का लोकेशन है दोस्तों। ठीक है, तो पहले एक बार हम चंद्रनगर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि चंद्रनगर का विलय भारत के साथ कैसे हुआ, जब देश आजाद हुआ उसके बाद। ठीक है, तो 1949 से 1951 के बीच में यहाँ पे यह विलयकरण की सारी प्रक्रिया हुई और जून 1949 ईस्वी में दोस्तों, कब, जून 1949 ईस्वी में, जून 1949 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ, एक जनमत संग्रह आयोजित कराया गया। ठीक है, और उस जनमत संग्रह में जो लोग भाग ले रहे थे, वहाँ की जनता जो भाग ले रही थी, उसमें से 97% लोगों ने जो है भारत में खुद के विलय का पक्ष लिया था। ठीक है, और जब जनमत संग्रह में वहाँ की अधिकांश आबादी जो है भारत में विलय करने के पक्ष में सहमत हुए थे, अपना मतदान किया था, तो ऐसी स्थिति में फ्रांस ने, क्योंकि यह फ्रांसीसी अधिकार क्षेत्र की बस्ती थी, तो फ्रांस ने जून 1951 ईस्वी में जो है, फ्रांस ने जून 1951 ईस्वी में आधिकारिक रूप से जो है इस चंद्रनगर नामक क्षेत्र को भारत को सौंप दिया। फिर क्या हुआ कि 1954 ईस्वी में इसे पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जो है प्रशासनिक रूप से मिला दिया गया। लेकिन चंद्रनगर तो अब हो गया, पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ गया, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में का यह प्रमुख अंग बन गया। ठीक है, लेकिन पांडिचेरी, कारिकल, माहे और यनम पर अभी भी जो है फ्रांसीसी शासन बना हुआ था। ठीक है, अभी जो हमने लोकेशन देखा है, और ये लोकेशन जो ये चारों हैं, ये 4 जगह के हैं, ये लोकेशन 4 जगह पे इनकी अवस्थिति है। ठीक है ना, कारिकल तमिलनाडु तट पे है, माहे केरल के मालाबार तट पे है, यनम आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट पे है, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, भूगोल की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये लोकेशन पे मैं बार बार इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के संदर्भ में जो है यहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो गलत नहीं करना है। ठीक है, चंद्रनगर की बात हमने कर ली कि फ्रांस ने जून 1951 ईस्वी में जो है ऑफिशियली भारत को यह क्षेत्र, चंद्रनगर का क्षेत्र जो है सौंप दिया। लेकिन पांडिचेरी, कारिकल, माहे और यनम के लिए जो है भारत को अभी इंतजार करना पड़ा था दोस्तों। ठीक है ना, और जब रियासतों के एकीकरण की बात चल रही थी, जब देश आजाद हुआ तो रियासतों के एकीकरण की बात हो रही थी कि किस तरीके से किन रियासतों को भारत के अंदर जो है विलय किया जाएगा। तो उस समय जो यहाँ की जनता थी वो भी आंदोलन करना प्रारंभ कर दी। ठीक है, वहाँ पे निवास कर रहे जनता को, लोगों को यह लगा कि यही उचित समय है कि अगर हम अभी आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि भारत सरकार का ध्यान हमारे ऊपर आए और हमें अपने साथ भारत जो है वो जोड़ ले, अपने अंदर विलय कर ले, चाहे वो वार्ता के माध्यम से हो, चाहे वो सैनिक कार्यवाही के द्वारा हो, जिस तरीके से भी हो। लेकिन यहाँ की जनता के मन में यह भाव आया कि यह उचित समय है कि हमें आंदोलन प्रदर्शन आदि करनी चाहिए, ताकि जो अखंड भारत था जिसका विभाजन हुआ, उसके बाद ब्रिटिश शासन से मुक्ति 1947 में भारत को मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ के इस क्षेत्र के लोग जो फ्रांसीसी शासन के अधीन शासित हो रहे थे, तो इनको लगा कि यह बहुत ही उचित समय है और अभी अगर हम हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हो सकता है कि हमको भारत के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे संगठन थे, जब राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था तो इन क्षेत्रों में भी जो है उसके प्रभाव थोड़े बहुत दिख रहे थे। और जैसे मान लो कि भारत में, ब्रिटिश भारत के अंदर क्या था, जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो फ्रांसीसी और पुर्तगाली ये भी तो पृथक यूरोपीय शक्ति थे। तो ये अपने क्षेत्र के अंदर, इन फ्रांसीसी और पुर्तगाली, अगर हम गोवा की बात करें, तो इन क्षेत्रों के अंदर अगर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए थोड़ा बहुत कुछ हुआ, हो हल्ला हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो उसको उन्होंने दमन नहीं किया उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश भारत के अंदर, जो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके खिलाफ हो रहा था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और विलयीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कैबिनेट मिशन योजना के बाद जो है विभिन्न प्रावधान किए गए, देशी रियासतों के संदर्भ में भी बात की गई, तो इस समय पे राष्ट्रीय चेतना का जो है यहाँ पे भी विकास हुआ, विस्तार हुआ। और
भारत में इसके विलय के लिए प्रयास प्रारंभ हुए वहां के लोगों के द्वारा भी। तो वहां पे इस समय में जो है दो संगठन की स्थापना हुई, एक फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक फ्रेंच इंडियन स्टूडेंट कांग्रेस। ठीक है, ये दो संगठन जो थे वहां पे स्थापित किए गए थे। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की भी गूंज इस क्षेत्रों में उसका भी प्रभाव दिखा था। ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने बात की, क्योंकि अब अंग्रेज ब्रिटिश भारत में जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। और यह बस्ती जो थी, ये जो पांडिचेरी स्थल था, तो यह फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत आता था। तो इसलिए यहाँ पे अगर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव दिख रहे थे तो यहाँ के जो तत्कालीन शासक थे, जो प्रशासन था, तो उसने इसे दबाया नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश भारत के खिलाफ चल रहा था। ठीक है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव भी यहाँ पे दिखता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो पांडिचेरी का विलय भारत के अंदर हो, इसके लिए ऐसे ही विलय नहीं हो गया। ये चंद्रनगर में जैसे जन्म संग्रह हुआ, 97% लोगों ने भारत के साथ मिलने विलय के लिए जो है जनमत अपना मत दे दिया, तो फ्रांस मान गया और भारत को ऑफिशियली जो है वह क्षेत्र जो है दे दिया गया फ्रांस के द्वारा। तो ऐसा यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे बहुत प्रयास करना पड़ा था। ठीक है, पांडिचेरी वाले क्षेत्र को और इसके अंदर जो अन्य क्षेत्र थे, यनम, माहे और आपका कराईकल, तो इन सब को भारत में विलय के लिए जो है बहुत संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है ना, सबसे पहले तो छोटे छोटे स्थानीय राजनीतिक दल बने थे, कुछ श्रमिक संगठन भी बने थे। ठीक है, और इन सब का जो है एकमात्र साझा उद्देश्य था कि कैसे भी करके फ्रांसीसियों से हम मुक्त हो जाए और हम अखंड भारत में जो है शामिल हो जाए। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ कि नेहरू मोनेट समझौता हुआ था। ठीक है, नेहरू मोनेट समझौता कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, जून 1948 में यह समझौता हुआ था भारत सरकार और फ्रांस के बीच। ठीक है, जिसके अंदर यह सहमति बनी कि फ्रांसीसी व्यक्तियों के राजनीतिक भविष्य का अंतिम निर्णय जो हो वहाँ की जनता स्वयं जनमत के माध्यम से करेगी। ठीक है, यह नेहरू मोनेट समझौता जो 1948 में हुआ था, इसके फीचर्स थे कि फ्रांसीसी जो बस्ती है, तो यहाँ पे भी फ्रांसीसियों ने थोड़ा सा नरम रुख रखा था। ठीक है ना, तो यहाँ यह बात हुई इस नेहरू मोनेट समझौते के तहत कि फ्रांसीसी जो बस्तियां हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं जो निवास कर रहे हैं, तो वो जिसके पक्ष में जाना पसंद करेगी, तो उनकी सहमति के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अंतिम निर्णय जो था वो वहाँ की जनता को स्वयं ही करना था और उसी आधार पे जो है आगे का कदम बढ़ाया जाता दोस्तों। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ कि 1948 ईस्वी में पांडिचेरी के अंदर एक विशाल जन सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, जिससे जो है भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इनका ध्यान गया। ठीक है, पंडित नेहरू का ध्यान जो है जब जन सम्मेलन आयोजित किया गया पांडिचेरी क्षेत्र में वहाँ के लोगों के द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान इस ओर जो है वो केंद्रित हुआ। ठीक है, फिर नेहरू जी के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पे जो है बातचीत की गई कि भाई किस प्रकार जो है हम भारत को यह क्षेत्र सौंप दिया जाएगा। तो राजनीतिक स्तर पे, राजनयिक स्तर पे जो है फ्रांस सरकार के साथ बात किया गया। इधर जो है जो जन आंदोलन चल रहा था, तो इसको फ्रांसीसी सरकार ने दबाने का प्रयास किया। जो यहाँ पे मीटिंग्स आदि किए जा रहे थे राष्ट्रवादियों के द्वारा, तो उनका जो है दमन किया जा रहा था। उनके ऊपर कड़े कड़े प्रतिबंध, अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ताकि ये आंदोलन जो है इसके प्रभाव को कम किया जाए। ऐसा प्रयास जो है तत्कालीन समय में फ्रांसीसी सरकार के भी द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं बीसुवैया की। हो सकता है परीक्षा में यहाँ सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, बीसुवैया को दोस्तों पुदुचेरी की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीसुवैया को पुदुचेरी की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है और यह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक है, ये बीसुवैया कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और इन्होंने फ्रांसीसियों के खिलाफ जुलाई 1954 में एक महासंग्राम का आह्वान किया था। ठीक है ना, एक मास लिबरेशन मूवमेंट का इन्होंने आह्वान किया था,
जिसके कारण जितनी फ्रांसीसी प्रशासनिक मशीनरी थी, जो ढांचा था, वह पूरी तरह जो है इनके नेतृत्व में, बिसोइया के नेतृत्व में जो है वो क्या हो गया था, ठप हो गया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। तो पुदुचेरी के स्वतंत्रता का जनक कौन, बिसोइया। इस नाम को याद रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो स्वतंत्रता सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत में पूर्ण विलय हुआ उसके बारे में, ठीक है। जब कदम आगे बढ़ा, नेहरू मोनेट समझौता हुआ, बिसोइया की भूमिका कम्युनिस्ट नेता थे बढ़ी, इसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ने लगी, ठीक है। 1954 ईस्वी में जनता के अथक संघर्ष के फलस्वरूप फ्रांसीसी अधिकार क्षेत्र जो था, वहां पे फ्रांसीसी सरकार जो वहां पे थी वो शिथिल पड़ती जा रही थी धीरे धीरे। और इस पांडिचेरी क्षेत्र में जो है कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे सरकार को पूर्ण रूप से ठप कर दिया गया था, ठीक है ना। कुछ इलाकों में जो है लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था दोस्तों, ठीक है। खुद को कुछ इलाकों में क्या किया था, स्वतंत्र घोषित भी यहाँ के लोगों ने कर दिया था। कब, 1954 ईस्वी में। से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो यनम, यह भौगोलिक रूप से गोदावरी तट के पास आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह यनम जो है यह आंध्र प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी तट के पास, कहाँ पे, गोदावरी तट के पास, ठीक है। तो इस यनम को जो है आंदोलनकारियों ने 13 जून 1954 ईस्वी को फ्रांसीसियों से मुक्त करा लिया था। फ्रांसीसी सरकार से, फ्रांसीसी प्रशासन से जो है उस नियंत्रण से मुक्त करा करके जो है आंदोलनकारियों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कब, 13 जून 1954 ईस्वी को। इसे ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इस क्रम को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम किजूर रेफरेंडम की बात करेंगे, ठीक है। पांडिचेरी में किजूर नाम का एक स्थान था, एक गांव था तटीय क्षेत्र में, ठीक है। तो वहाँ के स्थानीय निर्वाचित पार्षद जो थे, जो चुने गए पार्षद थे और जो प्रतिनिधि थे, इनको एक ऐतिहासिक मतदान करना था, ठीक है, कि भारत के साथ विलय करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस किजूर में इसे हम कीर्ति सेन जनमत किजूर रेफरेंडम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 178 प्रतिनिधि भाग लिए। उन 178 प्रतिनिधि में से दोस्तों जो 178 प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, ये सामान्य जनमत संग्रह नहीं था। यह सामान्य जनमत संग्रह जो है वह नहीं था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे वोट कौन, किसको डालना था, अपना मतदान किसको करना था, जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जो निर्वाचित पार्षद थे, उनको मतदान करना था। और जब मतदान हुआ तो कुल 178 प्रतिनिधियों ने इस मतदान में भाग लिया, जिसमें 170 प्रतिनिधियों ने जो है भारत में विलय के पक्ष में जो है अपना मत दिया, ठीक है। 170 लोग जो थे, 178 में से 170 लोग भारत के साथ विलय का समर्थन किया, ठीक है। अब इस लोकतांत्रिक दबाव के सामने दोस्तों फ्रांसीसी सरकार को झुकना पड़ गया। और अब फ्रांसीसी सरकार चूंकि समझ चुकी थी कि अब जब जैसे मान लो कि जनता तो जनता को संभालना कठिन है, लेकिन उसके जो नेता हैं उस क्षेत्र में, जो चुने गए नेता हैं, पार्षद हैं, अगर वो भी अब भारत के साथ विलय को मान्यता दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा। अब फ्रांसीसियों को ये लग गया था कि अब बातचीत आगे बढ़ानी ही पड़ेगी और पांडिचेरी को जो है धीरे धीरे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत को इसे अब देना पड़ेगा, अर्पित करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और जिसका प्रभाव ये 178 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था और 170 लोगों ने जो है विलय के पक्ष में अपना मत दिया था, इससे भी स्पष्ट ही हो चुका था। तो इसी वजह से फ्रांसीसी सरकार जो है वो झुकी, ठीक है। और झुकने के बाद जो है उसने बातचीत करना प्रारंभ किया। फिर 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, ये दोनों तिथि ही मान्य है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 1954 ईस्वी को जो है क्या हुआ, सभी फ्रेंच बस्तियों का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया गया। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 1954 ईस्वी के बीच में क्या हुआ
कि जितनी भी फ्रेंच बस्तियां थी उस लोकेशन पे, उस सब का प्रशासन जो है भारत सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, और इसके अगले 2 वर्षों के भीतर इन सभी 5 क्षेत्रों को जो है इसका जो प्रशासनिक और व्यवहारिक नियंत्रण था यह भी स्थापित हो गया दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इस पर भारत का पूर्ण नियंत्रण जो है यह अगले 2 वर्षों में व्यवस्थित तरीके से सेट कर लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ सेशन 1956 की। ठीक है, सेशन मतलब यह एक प्रकार की समर्पण संधि थी, यह एक प्रकार की समर्पण संधि थी दोस्तों। ठीक है, तो यह विशेष संधि जो है ट्रीटी ऑफ सेशन कब साइन किया गया, ध्यान रखेंगे 1956 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ सेशन भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच में जो है साइन किया गया दोस्तों। ठीक है, 1956 में वो तिथि थी 28 मई 1956। 28 मई 1956 को ट्रीटी ऑफ सेशन को जो है साइन किया गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी फ्रांसीसी संसद के द्वारा जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर अगला प्रोसेस क्या था कि फ्रांसीसी संसद के अंदर जो है इस पे बातचीत आगे बढ़ती, तो फिर फ्रांसीसी संसद द्वारा इस संधि की आधिकारिक पुष्टि कर दिया गया और उसके बाद इन क्षेत्रों का संप्रभु हस्तांतरण जो है कंप्लीटली वह 16 अगस्त 1962 ईस्वी को, कब 16 अगस्त 1962 ईस्वी को जो है भारत को आधिकारिक रूप से जो है इन क्षेत्रों की संप्रभुता भारत के अधीन कर दिया गया, भारत को दे दिया गया। तो इसलिए पुदुचेरी में प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को जो है डीजो ट्रांसफर डे, कौनी हस्तांतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये डीजो ये एक फ्रांसीसी शब्द है, तो घबराना नहीं है। कानूनी हस्तांतरण दिवस यहाँ पे भारत के अंदर पांडिचेरी में जो है उस क्षेत्र में जो फ्रांसीसी बस्तियां थी वहां पे प्रतिवर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या निकल के आया कि 16 अगस्त 1962 ईस्वी को जो है संप्रभु हस्तांतरण भारत को फ्रांसीसी संसद के सहमति के बाद जो है मिल गई थी। ठीक है, हमने ज्योग्राफी की बात कर ली, हमने इतिहास की बात कर ली। अब हम इस टॉपिक के पॉलिटी की बात करते हैं, राज व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपके सवाल परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संघ में ऑफिशियली पांडिचेरी को शामिल किया गया था, पुदुचेरी को शामिल किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गोवा के संदर्भ में भी ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में भी ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं, और इस टॉपिक से संबंधित सेशन और इतना व्यापक जानकारी आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। तो इसलिए पूरे सेशन को अंत तक देखिए, निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और सवाल पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, और सवाल पूछे जाएंगे तो उसका आंसर जो है आज के इस सेशन के अंदर है। तो वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था दोस्तों, तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसे वर्ष 1962 में पारित किया गया था। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुदुचेरी को जो है आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो सवाल यही से पूछा जाएगा कि भारतीय संघ में पुदुचेरी को आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया, किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा, कंफ्यूज नहीं होना है, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुदुचेरी को आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और संविधान की प्रथम अनुसूची के अंदर जो है इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थान दिया गया। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है इसे संविधान के प्रथम अनुसूची के अंदर जो है स्थान दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। पुदुचेरी जो है, जैसा कि हमने मैप में देखा है कि इसका एक विशिष्ट प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है, अब 3 अलग अलग राज्यों के तटीय क्षेत्रों में यह विभाजित है। 3 अलग अलग तटीय राज्यों के क्षेत्रों में जो है यह विभाजित है। अब यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, यह आंध्र प्रदेश है, यह क्या है, यहाँ तमिलनाडु है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे केरला है। तो इन 3 जगह पे ये पांडिचेरी जो है, ये पुदुचेरी जो है दोस्तों, ये सिर्फ ये नहीं आप मैप में देख रहे होंगे कि ये पांडिचेरी
तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नहीं मान के बैठ जाना है कि बस यही है पांडिचेरी। भाई यहाँ पे केंद्र है, ये मुख्य स्थान है, लेकिन इसके अंदर जो शामिल हैं वो कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ये यनम शामिल है, ये कराईकल शामिल है, ये माहे शामिल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन तीन राज्य में अवस्थिति है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के स्थलों की, जिसका प्रशासन पुदुचेरी से संचालित होता है। ठीक है ना। एक आंध्र प्रदेश में है यनम, इधर माहे केरला में मलाबार तट पे, इधर कराईकल तमिलनाडु तट पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह इसलिए मैंने अभी बोला है कि इसका जो है विशिष्ट प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है ना। और विशिष्ट प्रशासनिक ढांचा आपको दिख भी रहा है। ठीक है ना, कि अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। पुदुचेरी कराईकल जो है तमिलनाडु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यनम आंध्र प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता है। माहे केरला राज्य के मालाबार तट के पास जो है, मतलब ये केरला के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और यही माहे जो है, यह एक और महत्वपूर्ण तथ्य, इसे ध्यान रखेंगे। यह माहे डिस्ट्रिक्ट जो है, इसे जिला बनाया गया है माहे को। तो यह माहे जिला जो है, यह अपने देश का, भारत का सबसे छोटा जिला भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। और यह माहे का लोकेशन कौन सा है? यह माहे का लोकेशन देखिए, ये रहा। ये माहे जो है, ये लोकेशन जो आपको दिख रहा है, ये माहे, ये प्रशासनिक रूप से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है यह माहे। ठीक है ना। तो यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब ये नहीं सोचना है कि पूर्वी तट पे पांडिचेरी आपको दिख रहा है, पुदुचेरी दिख रहा है, तो भाई ये पश्चिमी तट पे माहे कहाँ से आ गया? पश्चिमी तट पे जो माहे है वो पुदुचेरी के अंतर्गत ही, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसके बाद हम इसके कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका जो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल है वो क्या है? 492 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है पुदुचेरी का। और यहाँ की कुल आबादी जो है वो 9,73,829 है। और यहाँ की अधिकांश जनता लगभग 45% जो जनसंख्या है, लगभग 45% आबादी जो है उनकी निर्भरता जीविका के लिए, आजीविका के लिए कृषि पे है दोस्तों। ठीक है। तो ये कृषि कार्य में ये 45% लोग जो हैं यह संलग्न हैं। कृषि, इनकी आजीविका का मुख्य साधन जो है वो कृषि ही है। ठीक है। अब चूंकि हम फ्रांसीसी अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज जो हमें जानना चाहिए, कुछ जो ऐसे टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। तो एक शब्द है फ्रांसीसी लॉज। ये लॉज क्या होता है दोस्तों? ये लॉज वैसे क्षेत्रों के बारे में लॉज से संबोधित किया जाता है, बोला जाता है, जो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसके अंदर भी कुछ ऐसे जगह थे जहां पे इनकी, मतलब फ्रांसीसी कंपनी की जो है छोटी छोटी चौकियां थी, व्यापारिक चौकियां थी। ठीक है। व्यापारिक चौकियां थी छोटी छोटी, तो इन्हीं जो है फ्रांसीसी लॉज शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है। इन्हीं व्यापारिक, छोटी व्यापारिक चौकियों को लॉज से संबोधित किया जाता है, जिसमें अगर हम प्रमुख की बात करें तो सूरत, पटना, कासिम बाजार, बालासोर और ढाका। ये ढाका तो अब बांग्लादेश का भाग है। ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये पटना है, ये बिहार में है, सूरत गुजरात में है। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पे फ्रांसीसी व्यापारिक चौकियां स्थापित की गई थी। तो इन्हीं व्यापारिक चौकियों को जो है दोस्तों फ्रांसीसी लॉज शब्द से संबोधित किया जाता है। अब ये व्यापारिक चौकियां थी, छोटी छोटी थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्रतिद्वंदी शक्ति, फ्रांसीसी व्यापारियों की प्रतिद्वंदी शक्ति कौन थी? अंग्रेज ही तो थे। तो अंग्रेज ही तो थे, और ये जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश शासन ही तो था। तो यहाँ पे इनके पास, फ्रांसीसी कंपनी के पास जो है छोटी छोटी व्यापारिक चौकियां हुआ करती थी। ठीक है। अधिक क्षेत्र तो देता नहीं, जब ही बड़ा करेगा तो क्या होगा? फिर अंग्रेज हमला कर देगा, उनकी चौकियों को नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को संशय होगा कि भाई फिर ये अपनी शक्ति का जो है विस्तार करना शुरू कर चुका है।
ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो अक्टूबर 1947 ईस्वी में जो है, अक्टूबर 1947 अगस्त में हम आज़ाद हुए। अगस्त में भारत ब्रिटिश दासता से आज़ाद हुआ और अक्टूबर 1947 में जो है फ्रांस ने अपनी इच्छा से ही, इसके लिए कुछ कहना सुनना बोलना नहीं पड़ा, फ्रांस ने अपनी इच्छा से ही इन्हीं व्यापारिक, चूंकि ये भारत के भीतर अवस्थित ब्रिटिश भारत के मुख्य जगह थे, स्थल थे ये, तो इनको जो है फ्रांसीसियों ने जो है भारत को इसका नियंत्रण दे दिया दोस्तों। ठीक है, जो ट्रांसफर होना था अधिकार फ्रांसीसी क्षेत्रों का, पुदुचेरी का भारत के अंदर, तो उसमें जो एक व्यवधान था वो क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो फ्रांस का संविधान जो पहले से चला आ रहा था वो बदल दिया गया था, उसमें परिवर्तन किए गए थे। ठीक है ना, फ्रांस के संविधान में जो है बदलाव कर दिए गए थे। अब क्या था कि फ्रांसीसी संविधान के तहत उनके जितने भी विदेशी क्षेत्र थे, क्योंकि ये तो व्यापारिक कंपनियां थी ना, तो ये अन्य देशों में भी जाकर के व्यापार करती थी, वहां पे इनके अधिकार में छोटे बड़े कुछ क्षेत्र थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी संविधान में यह प्रावधान था कि जितने भी फ्रांस के क्षेत्र हैं, विदेशी क्षेत्र हैं, उनकी स्थानीय जनता या निर्वाचित विधानसभा की सहमति के बिना जो है अन्य देश को उस क्षेत्र को सौंपा नहीं जा सकता है। समझ में आई बात? कि जैसे हमने अभी क्या कहा था कि वहां पे जन्म संग्रह करा के अगर दे दिया जाता तो दिक्कत होती। ठीक है, तो चूंकि संविधान में यह प्रावधान था कि वहां के विधानमंडल, निर्वाचित विधानसभा अगर है, स्थानीय जनता है, तो उनकी सहमति के बिना जो है हम नहीं सौंप सकते हैं। तो जो नेहरू मोनिट समझौता हुआ था 1948 में, तो इसीलिए जो है जन्म संग्रह पे फ्रांस अड़ा हुआ था कि जब तक जन्म संग्रह नहीं होगा। जन्म संग्रह मतलब क्या, वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। चंद्रनगर में क्या हुआ था, चंद्रनगर में 97% जनता जो थी वो भारत के पक्ष में थी कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो पुदुचेरी का जो क्षेत्र था, यहाँ पे भी यही इशू था। ठीक है, तो इसलिए नेहरू मोनिट समझौता जो 1948 में हस्ताक्षरित किया गया था, तो फ्रांस जो है वह जन्म संग्रह पे अड़ा हुआ था, क्योंकि उसके संविधान में ऐसा प्रावधान था। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, एडवर्ड गोबर्ट की। ठीक है, ये एडवर्ड गोबर्ट जो थे दोस्तों, ये फ्रांस समर्थक नेता थे। ठीक है, एडवर्ड गोबर्ट जो थे ये पुदुचेरी क्षेत्र में जो है एक फ्रांसीसी समर्थक ये नेता थे। ये पांडिचेरी के मेयर भी थे। ठीक है, ये पांडिचेरी के मेयर भी थे। लेकिन जब हालात बदली, देश आज़ाद हुआ, तो फिर क्या हुआ, 1954 ईस्वी तक आते आते जो है इनके विचार बदल गए, इन्होंने पाला बदल लिया। ठीक है, और अब जो भारत में विलय के लिए जो पुदुचेरी की जनता के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जाने लगे थे, तो ये भी जो है उसमें शामिल हो गए। कौन, एडवर्ड गोबर्ट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मई 1954 ईस्वी में सेट्टिंगपट्टू नामक स्थान पर जो है इन्होंने, एडवर्ड गोबर्ट ने जो है एक अस्थायी सशस्त्र मुक्ति सरकार की घोषणा कर दी। सशस्त्र मुक्ति सरकार की घोषणा एडवर्ड गोबर्ट ने कर दी। कहाँ पे, सेट्टिंगपट्टू में। कब, मई 1954 ईस्वी में। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी सरकार थी उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके का दबाव बना था। ठीक है ना, तो इसलिए इस एडवर्ड गोबर्ट का नाम जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि महात्मा गांधी ने पुदुचेरी की यात्रा कब की थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। ठीक है, हालांकि पुदुचेरी में फ्रांसीसी शासन था, महात्मा गांधी और भारत के लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध तो नहीं था ना। वो जो विरोध प्रदर्शन, जो राष्ट्रीय आंदोलन इतने दिनों तक चला था, इतना लंबा काल रहा था, तो वो तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहा था। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 ईस्वी में जो है पांडिचेरी की यात्रा की थी, पुदुचेरी की यात्रा की थी। कब, महात्मा गांधी पुदुचेरी की यात्रा कब की थी, 1934 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। और इसने जो है वहाँ के जो स्थानीय जनता थे, जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था, जो फ्रांसीसी कब्जा था इस क्षेत्र पे, तो उसके खिलाफ जो है स्थानीय युवाओं में जो है जन जागरण हुआ। ठीक है, लोग जाग गए। ठीक है, और फिर उनका जो विरोध प्रदर्शन था वह भी तेज हो गया था। ठीक है,
किजूर जन्म संग्रह की हमने बात कर ली थी, तो ये कब हुआ था? यह किजूर जन्म संग्रह 18 अक्टूबर 1954 ईस्वी को पांडिचेरी की सीमा पर स्थित एक किजूर नामक गांव में हुआ था। बस एक तंबू के नीचे ही जो है यहाँ पे मतदान हुआ था। एक सवाल उठता है कि यहाँ पे मतदाता कौन थे? तो मतदाता आम लोग नहीं थे, आम जनता ने यहाँ पे प्रत्यक्ष मतदान नहीं किया था, बल्कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि सभा के जो लोग थे, जो चुने हुए पार्षद आदि थे, उन्हीं में से 178 लोगों ने जो है यहाँ पे मतदान किया था, जिसमें 170 लोगों ने भारत के पक्ष में जो है भारत के साथ विलय के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में जो अंतरिम प्रशासन की व्यवस्था थी। 1 नवंबर 1954 से लेकर के 16 अगस्त 1962 के बीच के जो टाइम था, जो कालखंड था, कब से? 1 नवंबर 1954 से 16 अगस्त 1962 के बीच का जो कालखंड था, इस कालखंड में पुदुचेरी का प्रशासन मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर्स के द्वारा जो है चलाया जाता था। और एक और चीज गौर करने वाली बात है, ध्यान रखना यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन चीफ कमिश्नर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे, तो यह सीधे भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित थे। ठीक है ना, जबकि आमतौर पे क्या होता है, अगर हम भारतीय राज्यों के नियंत्रण की बात करें, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के नियंत्रण की बात करें, तो वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से कनेक्ट होता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से वो चीजें जो है नियंत्रित होती है। लेकिन पुदुचेरी के मामले में यह पीरियड जो था, ये 1 नवंबर 1954 से 16 अगस्त 1962, इन बीच में जो है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा सीधे तौर पे जो है मुख्य आयुक्त के माध्यम से, चीफ कमिश्नर्स के माध्यम से जो है यहाँ पे शासन प्रशासन चलाया जा रहा था, न कि गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1956 ईस्वी की जो ट्रीटी ऑफ सेशन थी, 1956 ईस्वी की जो ट्रीटी ऑफ सेशन थी, जो समर्पण संधि हुई थी, इसमें भारत सरकार ने यह विशेष संवैधानिक गारंटी दी थी वहाँ के लोगों को और फ्रांसीसी सरकार को भी कि भाई जो पुदुचेरी की जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, वहाँ पर जो फ्रांसीसी भाषा से संबंधित अगर कोई संस्थान है, ठीक है, अगर कोई कानूनी प्रणाली में अगर कोई विशेषता है, तो उस स्वरूप को हम अक्षुण्ण रखेंगे। ठीक है, अगर फ्रांसीसी वास्तुकला कहीं पे कोई निर्माण है तो हम उसको संरक्षित करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब फ्रांसीसी वास्तुकला बिल्डिंग बनाए तो उसको ढहा देंगे, देश आज़ाद हो गया, भारत में अब मिल गया पुदुचेरी, ऐसा नहीं है। तो यह सब बातें जो है इस ट्रीटी ऑफ सेशन 1956 में रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, अब एक बार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं कि जो प्रथम उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के, वो कौन थे? कानूनी हस्तांतरण जब हुआ था, तो कानूनी हस्तांतरण के बाद SL शिलाम जो है वहाँ के पुदुचेरी के पहले उपराज्यपाल बने थे। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि कानूनी हस्तांतरण के बाद पुदुचेरी के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? SL शिलाम बने थे, इसे ध्यान रखेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो 1963 ईस्वी में जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया पुदुचेरी, तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एडवर्ड गोबर्ट, ये एडवर्ड गोबर्ट को पुदुचेरी का जो है पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। जैसे दिल्ली में है, क्या है कि दिल्ली भी क्या है, अब वैसे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वहाँ पे विधानसभा तो है ना, तो बस वही प्रणाली यहाँ पे भी अपनाई गई। पुदुचेरी में भी विधान सभा की बात वहाँ की गई, यहाँ पे स्थापना की गई, और 1963 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एडवर्ड गोबर्ट जो है पुदुचेरी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं पुदुचेरी का जो कोर्ट का जो है, उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता है वह कहाँ पे है? तो पुदुचेरी का न्यायिक प्रशासन जो है यह मद्रास हाईकोर्ट से नियंत्रित होता है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल कई बार जीएस में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पुदुचेरी का न्यायिक प्रशासन मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, और यहीं से सब चीज संचालित होता है। और संविधान के 14वें संशोधन जो था, 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जो है अनुच्छेद 239A, अनुच्छेद 239A के तहत जो है पुदुचेरी को स्वयं की विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का जो है अधिकार दिया गया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 239A के द्वारा। कब? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम
के द्वारा 1962 ईस्वी में। ठीक है, इसकी पृथक एक विधानसभा की व्यवस्था की गई और मंत्रिपरिषद के निर्माण का अधिकार दिया गया था। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी संसद में क्या होता था पहले कि 1954 से पहले तक जो फ्रांसीसी संसद था, तो 1954 से पहले तक जो है वहां पे एक प्रतिनिधि जो है फ्रांस की संसद में बैठता था। यहाँ से इस पांडिचेरी क्षेत्र का एक व्यक्ति फ्रांसीसी संसद का सदस्य होता था, वहां पे इसको शामिल होने का, बैठने का अधिकार था दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कब से पहले तक? 1954 से पहले तक। ठीक है, एक और टेक्निकल बात आपको जानना चाहिए कि चंद्रनगर का जो विलय हुआ था वो प्रत्यक्ष जन्म संग्रह के द्वारा हुआ था। ठीक है, कि जन्म संग्रह हुआ, 97% लोगों ने जो है अपना मत दे दिया कि हम भारत के साथ ही रहेंगे और भारत के साथ विलय हो गया, फ्रांस भी मान गया चुटकी में और चंद्रनगर भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया, पश्चिम बंगाल राज्य में इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है, लेकिन जो पांडिचेरी और शेष बस्तियों का जो भारत में विलय हुआ था, तो वहां पे जो है लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। किजूर में जो है वहां पे मतदान हुआ था। ठीक है, और कूटनीतिक संधि का भी प्रयोग हुआ था। कई प्रकार के ट्रीटी हुए थे, जैसे कि हमने अभी नेहरू जी के साथ जो ट्रीटी हुआ था नेहरू और मोनेट समझौता जो हुआ था, उसकी हमने बात करी है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। और पुदुचेरी की अगर बात करें तो ब्रिटिश रियासतों में जो एकीकरण चल रहा था, जूनागढ़ और हैदराबाद में जो चल रहा था एकीकरण की प्रक्रिया, तो वहाँ पे कूटनीतिक संवाद जैसी कोई बात नहीं थी कि भाई अंग्रेज पहले थे भारत में और उस समय ये देसी रियासत अस्तित्व में थे, तो इसलिए पहले अंग्रेज से किसी प्रकार का कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन करना पड़े ब्रिटिशर्स से, या किसी प्रकार का कोई कूटनीतिक संवाद करना पड़े, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये जूनागढ़ और हैदराबाद में इस तरह की बात नहीं थी, जबकि पांडिचेरी के मामले में ऐसी बात थी कि कई प्रकार के जो है कूटनीतिक प्रयास करने पड़े थे। ठीक है, फ्रांस से कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा जो है भारत के अंदर इसे शामिल किया गया था पुदुचेरी को। ठीक है, चंद्रनगर की बात हमने कर ही ली, यहाँ पे प्रत्यक्ष जनमत संग्रह हुआ था, जबकि पुदुचेरी के मामले में किजूर में जो है वोटिंग हुई थी, जिसमें निर्वाचित पार्षद और प्रतिनिधियों ने जो है वोटिंग की थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 ईस्वी के बाद जो कुछ बस्तियां थी, जिनमें आज हमने पुदुचेरी के क्षेत्र को चुना है, चंद्रनगर की हमने बात की है, तो इनके इतिहास और विलय के बारे में हमने जान लिया। किस प्रकार ये भारत के मुख्य अंग बन गए, इसके बारे में आज हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। परीक्षा में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। निश्चित रूप से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह ये सेशन बनने वाली है। बिना स्किप किए हुए आप पूरे सेशन को अंत तक देखिए। फिर हम अगले कक्षा में जो है गोवा और दमन द्वीप से संबंधित पूरे उसके इतिहास और जो उसके मुक्ति के संबंधी प्रयास थे, उस सब पे बहुत ही विस्तार चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो देसी रियासतें थी, ब्रिटिश भारत जब भारत गुलाम था उस समय पे जो भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थी दोस्तों, तो इनका जो विलय किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो उस पर भी हम एक पृथक सेशन लेकर के आएंगे, एक अलग सेशन सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे और उस पर भी हम बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में अगर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर आज के इस सेशन में है। ठीक है, फिर जल्द ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।